नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे झरोखे में झांकने वाले हैं जो अक्सर गुप्त साम्राज्य की चकाचौंध में कहीं खो सा जाता है, लेकिन जिसका अपना वजूद, अपनी कहानी और अपना महत्व है। हम बात कर रहे हैं वाकाटक राजवंश की। बिल्कुल। हमारे सामने इस राजवंश से जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं, कुछ लेख और विवरण जो उनकी गाथा कहते हैं। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों की गहराई में उतरकर उन महत्वपूर्ण जानकारियों को सामने लाया जाए हाँ। और ये समझा जाए कि दक्कन के इतिहास के पन्नों पर वाकाटकों ने अपनी क्या छाप छोड़ी। सही। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके पहले पन्ने से, यानी वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति से। विंध्य शक्ति, हाँ। लगभग 255 ईस्वी के आसपास इन्होंने वाकाटक सत्ता की नींव रखी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ये कोई अचानक उभरी शक्ति नहीं थी। इनके पूर्वज सातवाहनों के शासनकाल में बरार यानी आज के विदर्भ क्षेत्र में स्थानीय शासक हुआ करते थे। तो एक तरह से ये उसी जमीन से उपजे थे जिस पर बाद में इन्होंने अपना परचम लहराया। बिल्कुल सही। सातवाहनों का साम्राज्य जब ढलान पर था तो दक्कन के राजनीतिक नक्शे पर एक खालीपन सा आ गया था, एक वैक्यूम जैसा। हाँ बिल्कुल, एक वैक्यूम। वाकाटकों ने इसी मौके को पहचाना और उसे भरने में एक अहम भूमिका निभाई। सातवाहनों के अधीन शासन चलाने का जो अनुभव उनके पूर्वजों को था, वो निश्चित रूप से विंध्य शक्ति के काम आया होगा। अच्छा। और जिस विदर्भ क्षेत्र से उन्होंने शुरुआत की, उसकी अपनी सामरिक और आर्थिक अहमियत थी, जिसने उनके शुरुआती विस्तार में मदद की होगी। ये सिर्फ राजनीतिक शून्य का फायदा उठाना नहीं था, बल्कि पहले से मौजूद प्रशासनिक समझ का इस्तेमाल करना भी था। अच्छा, तो ये विरासत में मिली एक तरह की समझ थी। विंध्य शक्ति के बाद सत्ता आई उनके पुत्र प्रवरसेन प्रथम के हाथों में, जिनका शासनकाल लगभग 275 से 335 ईस्वी तक माना जाता है। प्रवरसेन प्रथम, हाँ। और यहाँ कहानी एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। हमारे स्रोत और पुराण इस बात पर जोर देते हैं कि प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के अकेले, जी हाँ, अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। अकेले शासक? हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी घोषणा लगती है। हाँ बिल्कुल। सम्राट की उपाधि अपनाना और खासकर 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करना, ये महज रस्म नहीं थी। ये प्रवरसेन प्रथम की बढ़ती हुई ताकत, उनकी महत्वाकांक्षा और पूरे दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की खुली घोषणा थी। अच्छा। अश्वमेध यज्ञ उस युग में शाही संप्रभुत्ता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता था। एक यज्ञ करवाना ही बड़ी बात होती थी। 4 यज्ञ करवाना तो ये दिखाता है कि वे न सिर्फ स्वतंत्र हो चुके थे, बल्कि खुद को क्षेत्र के अन्य सभी राजाओं से ऊपर एक सार्वभौम शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। यह वाकाटक शक्ति के शिखर की ओर एक जबरदस्त छलांग थी, जिसने दक्कन की राजनीति में हलचल मचा दी होगी। लेकिन जैसे अक्सर इतिहास में होता है, शिखर के बाद कहानी सीधी नहीं चलती। प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद वाकाटक साम्राज्य में एक अहम बदलाव आया। हाँ। ये 2 शाखाओं में बट गया। एक थी प्रधान शाखा, जो शायद मुख्य सत्ता केंद्र बनी रही, और दूसरी थी वात्स्य गुल्म शाखा, जिसे श्रोतबासीम शाखा भी कहते हैं। वात्सीम शाखा, हाँ। श्रोत बताते हैं कि दोनों शाखाओं ने फिर समानांतर रूप से, यानी एक ही समय पर अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया। अब सवाल उठता है कि ये विभाजन क्यों हुआ होगा? क्या ये कमजोरी की निशानी थी? देखिए, इस विभाजन के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। हो सकता है प्रवरसेन प्रथम के उत्तराधिकारियों में सत्ता को लेकर कोई आपसी सहमति ना बन पाई हो, या कोई संघर्ष हुआ हो। अच्छा, उत्तराधिकार का संघर्ष। हाँ, संभव है। ये भी हो सकता है कि इतने बड़े होते साम्राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया हो कि एक राजकुमार एक हिस्से को संभाले, दूसरा दूसरे को। ये भी मुमकिन है। लेकिन हाँ, इसका एक नतीजा तो जरूर निकला होगा कि जो एकीकृत शक्ति प्रवरसेन प्रथम ने बनाई थी, वो कुछ हद तक बट गई। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह तात्कालिक रूप से कमजोरी थी, क्योंकि दोनों ही शाखाओं ने स्वतंत्र रूप से काफी समय तक सफलतापूर्वक शासन किया और अपना अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया। चलिए, तो पहले प्रधान शाखा के सफर को देखते हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि इस शाखा में रुद्रसेन प्रथम जैसे शासक हुए। उनके बाद एक ऐसा दौर आया जो वाकाटक इतिहास और खासकर गुप्तों के साथ उनके संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह दौर जुड़ा है प्रभावती गुप्ता से, जिनका संरक्षण काल लगभग 390 से 410 ईस्वी तक रहा। प्रभावती गुप्ता। इसकी पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है।
उस समय उत्तर भारत में शक्तिशाली गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। हाँ, विक्रमादित्य। उन्होंने अपनी पुतली प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि यह महज एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरी राजनीतिक और रणनीतिक चाल थी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वाकाटकों का राज्य दक्षिण में गुप्त साम्राज्य और उनके प्रबल शत्रु शकों के राज्यों के ठीक बीच में पड़ता था। सही। चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिमी भारत से शकों का सफाया करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें दक्कन से वाकाटकों के सहयोग की या कम से कम उनकी तटस्थता की जरूरत थी। निश्चित तौर पर यह विवाह संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय की असाधारण कूटनीतिक समझ का एक शानदार उदाहरण है। इसके जरिए उन्हें दक्कन में न सिर्फ एक मजबूत और भरोसेमंद साथी मिला, बल्कि शकों के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और राजनीतिक बढ़त भी हासिल हुई। हाँ, बिल्कुल भूमिका निभाते थे। वाकाटकों की अहमियत इसी से पता चलती है कि गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी अपने लक्ष्यों के लिए उनके साथ गठबंधन करना पड़ा। लेकिन किस्मत ने इस कहानी में एक और पेंच डाला। स्रोत बताते हैं कि विवाह के कुछ ही समय बाद दुर्भाग्यवश वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उनके दोनों बेटे दिवाकर सेन और दामोदर सेन उस समय बहुत छोटे थे, नाबालिग थे। अच्छा। ऐसी विकट परिस्थिति में राजमाता प्रभावती गुप्ता ने ही शासन की बागडोर संभाली, अपने बेटों की संरक्षिका के रूप में। और स्रोत कहते हैं कि यही लगभग 20 साल का दौर वाकाटक गुप्त संबंधों का स्वर्णकाल माना जाता है। एक रानी के तौर पर उनका शासन यकीनन काफी प्रभावशाली रहा होगा, खासकर तब जब वो गुप्त सम्राट की बेटी थीं। बिल्कुल। प्रभावती गुप्ता के इस लंबे संरक्षण काल के दौरान वाकाटक राज्य पर गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी शासन प्रणाली और यहाँ तक कि उनकी संस्कृति का भी गहरा असर पड़ा। स्रोत इस बात के संकेत देते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक असर भी? हाँ। ये सिर्फ एक राजनीतिक गठजोड़ नहीं रह गया था, बल्कि ये दो शक्तिशाली राजवंशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और प्रशासनिक आदान प्रदान का दौर बन गया था। संभव है कि प्रभावती गुप्ता ने अपने पिता के साम्राज्य में प्रचलित कई प्रशासनिक सुधारों और तौर तरीकों को वाकाटक राज्य में भी लागू करने की कोशिश की हो, जिससे शासन व्यवस्था और मजबूत हुई। प्रभावती गुप्ता के सक्षम संरक्षण के बाद जब उनके छोटे पुत्र दामोदर सेन वयस्क हुए, तो वो प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठे। प्रवर सेन, हाँ। स्रोत बताते हैं कि इस प्रधान शाखा में आगे चलकर नरेंद्र सेन और फिर पृथ्वी सेन द्वितीय जैसे शासक हुए। पृथ्वी सेन द्वितीय इस प्रधान शाखा के अंतिम ज्ञात शासक माने जाते हैं। अंतिम शासक। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। स्रोत के अनुसार उनके बाद प्रधान शाखा का राज्य दूसरी शाखा यानी बासीम शाखा के शक्तिशाली राजा हरिशेन के अधिकार में चला गया। इस तरह वाकाटकों की ये मुख्य शाखा इतिहास के पन्नों में समा गई। हाँ। तो अब आते हैं उस दूसरी शाखा पर, जिसका भी हमने जिक्र किया, वात्से गुल्म या बासीम शाखा। हाँ, बासीम। स्रोत बताते हैं कि इसकी स्थापना सम्राट प्रवरसेन प्रथम के ही एक छोटे पुत्र सर्वसेन ने लगभग 330 ईस्वी के आसपास की थी। सर्वसेन। उन्होंने महाराष्ट्र के आज के अकोला जिले में स्थित वात्से गुल्म यानी आधुनिक बासीम को अपनी राजधानी बनाया और वहां एक तरह से एक स्वतंत्र राज्य की ही नींव डाल दी। हाँ, प्रवरसेन प्रथम के विशाल साम्राज्य के बंटवारे के बाद सर्वसेन का एक नई राजधानी चुनना और वहां से एक अलग राज्य चलाना, ये उनकी अपनी महत्वाकांक्षा और शायद मुख्य शाखा से अलग अपनी एक पहचान बनाने की इच्छा को दर्शाता है। यह दिखाता है कि प्रवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक परिवार में सत्ता का केंद्रीकरण खत्म हो गया था और शक्ति अलग अलग केंद्रों में बंट गई थी, भले ही दोनों शाखाएं एक ही कुल की थीं। इस बासीम शाखा के प्रमुख राजाओं में स्रोत सर्वसेन के बाद विंध्य शक्ति द्वितीय, फिर प्रवरसेन द्वितीय, एक और प्रवरसेन द्वितीय। हाँ, ध्यान दें, ये नाम प्रधान शाखा में भी आया है, लेकिन ये एक अलग शासक थे। और अंततः हरिशेन का उल्लेख करते हैं, जिनका शासनकाल लगभग 475 से 510 ईस्वी के आसपास बताया गया है। हरिशेन के बारे में स्रोत कहते हैं कि वे न सिर्फ इस बासीम शाखा के सबसे शक्तिशाली राजा थे, बल्कि शायद पूरे वाकाटक वंश के अंतिम महान शासक भी थे। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है।
ऐसा लगता है कि हरिशेन के समय तक जो प्रधान शाखा कमजोर पड़ चुकी थी, उसका इलाका भी बासीम शाखा के नियंत्रण में आ गया था। अच्छा, मतलब एक तरह का एकीकरण हुआ फिर से। हाँ, कह सकते हैं। तो एक तरह से हरिशेन के नेतृत्व में वाकाटक शक्ति फिर से एकीकृत हुई और शायद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, भले ही ये एकीकरण और शक्ति का शिखर अल्पकालिक ही रहा हो। हरिशेन का शासनकाल वाकाटक इतिहास का आखिरी शानदार अध्याय माना जा सकता है, जिसके बाद धीरे धीरे उनका पतन हो गया। तो ये तो हुई राजाओं, राज्यों और राजनीतिक उठापटक की बातें, वंशावली और युद्ध। लेकिन सवाल यह है कि आज हम वाकाटकों को क्यों याद करें? क्या उनका योगदान सिर्फ राजनीति तक ही सीमित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका सांस्कृतिक योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण और यादगार है। सोचिए, प्रधान शाखा के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत में सेतुबंध नाम का एक प्रसिद्ध काव्य लिखा। सेतुबंध, हाँ। और उधर बासीम शाखा के संस्थापक सर्वसेन ने भी प्राकृत भाषा में ही हरिविजय नाम का काव्य ग्रंथ रचा। राजा खुद कवि थे। ये बात वाकाटक शासकों के चरित्र का एक बहुत ही खास पहलू उजागर करती है। वे सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धा या कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि वे साहित्य के गहरे पारखी, संरक्षक और तो और स्वयं उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। कमाल है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने प्राकृत भाषाओं में रचना की, जो उस समय आम बोलचाल के ज्यादा करीब थी। इससे पता चलता है कि वे लोक भाषाओं के विकास को भी महत्व देते थे। अच्छा। इतना ही नहीं, स्रोत ये भी संकेत देते हैं कि संस्कृत काव्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध और परिष्कृत शैली, जिसे वैदर्भी रीति कहा जाता है, वैदर्भी रीति, हाँ, उसका पूर्ण विकास और उत्कर्ष वाकाटक नरेशों के दरबार में ही हुआ। ये शैली अपनी स्पष्टता, सहजता, माधुर्य और लालित्य के लिए संस्कृत साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखती है। और यहीं पर एक और बेहद रोचक और अक्सर चर्चा में रहने वाली कड़ी जुड़ती है महाकवि कालिदास से। हाँ, कालिदास। कुछ विद्वानों का, जैसा कि स्रोत उल्लेख करते हैं, ऐसा मानना है कि कालिदास ने अपने जीवन का कुछ समय प्रवरसेन द्वितीय, प्रधान शाखा वाले की राजसभा में व्यतीत किया था। कहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ प्रवरसेन द्वितीय के काव्य सेतुबंध का संशोधन किया, बल्कि शायद उसी दौरान उसी साहित्यिक माहौल से प्रेरित होकर वैदर्भी शैली में अपने विश्व प्रसिद्ध खंड काव्य मेघदूत की रचना भी की। क्या इसमें सच्चाई हो सकती है? ये तो कमाल की बात होगी। देखिए, जैसा आपने कहा और जैसा स्रोत भी स्पष्ट करता है, ये कुछ विद्वानों का मत है, यानी ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे पूरी तरह से निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है। अच्छा, मतलब पक्का नहीं है। हाँ, पक्का नहीं है। इतिहासकारों और विद्वानों के बीच इस पर काफी बहस है कि कालिदास का समय क्या था और वे किस राजा के दरबार से जुड़े थे। लेकिन अगर इस मत में थोड़ी भी सच्चाई है या ये उस संभावना की ओर भी इशारा करता है, तो ये वाकाटक दरबार, विशेषकर प्रवरसेन द्वितीय के समय के अत्यंत उच्च कोटि के साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल का प्रमाण है। हाँ, ये बात तो है। ये बताता है कि उनका दरबार इतना प्रतिष्ठित और गुणी ग्राहक था कि वो उस युग के संभवतः सबसे महान कवि को न सिर्फ आकर्षित कर सका, बल्कि उन्हें रचना करने के लिए प्रेरित भी कर सका। ये अपने आप में वाकाटकों की सांस्कृतिक समृद्धि का बड़ा संकेत है। साहित्य से आगे बढ़कर अगर धर्म की बात करें, तो स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वाकाटक नरेश मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। हाँ, ब्राह्मण धर्म। वे वैदिक यज्ञों में विश्वास रखते थे, जैसा प्रवरसेन प्रथम के अश्वमेध यज्ञों से जाहिर है, और वे पौराणिक हिंदू देवी देवताओं, खासकर शिव और विष्णु के उपासक थे। हाँ, ये उस युग की मुख्य धार्मिक धारा के बिल्कुल अनुरूप है। गुप्त काल और उसके आसपास का समय दरअसल पौराणिक हिंदू धर्म, विशेष रूप से शैव मत यानी शिव की उपासना और वैष्णव मत यानी विष्णु की उपासना के पुनरुत्थान, प्रसार और विकास का एक महत्वपूर्ण दौर था। अच्छा। वाकाटक शासकों का इन मतों को राजकीय संरक्षण देना, उनके अनुयायी होना और संभवतः इन देवताओं के लिए मंदिरों आदि का निर्माण करवाना, ये सब उसी व्यापक धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का हिस्सा था जो उस समय पूरे भारत में, खासकर दक्कन और मध्य भारत में घटित हो रहा था। और अंत में, लेकिन शायद सबसे स्थायी प्रभाव छोड़ने वाला क्षेत्र, कला और वास्तुकला। इसमें वाकाटकों का योगदान क्या रहा? हाँ, कला। स्रोत बताते हैं कि प्रधान शाखा के अंतिम शासक
पृथ्वीसेन द्वितीय के एक सामंत या मंत्री व्याघ्रदेव ने मध्य प्रदेश में नचना कुठार नामक स्थान पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। नचना का मंदिर, हाँ। मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेकिन वाकाटकों का नाम जिस कला उपलब्धि से सबसे ज्यादा जुड़ा है वो है विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं। बिल्कुल, अजंता की गुफाएं तो भारतीय कला की अनमोल धरोहर हैं। स्रोत विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि अजंता की गुफा संख्या 16 और 17, जो दोनों विहार हैं। विहार मतलब भिक्षुओं के रहने की जगह। हाँ, बौद्ध भिक्षुओं के रहने और अध्ययन करने के लिए बनाई गई गुफाएं। और गुफा संख्या 19, जो एक चैत्य गृह है, यानी पूजा या प्रार्थना के लिए बनी गुफा। चैत्य, हाँ। इन तीनों का निर्माण वाकाटक शासकों, विशेषकर हरिसेन के शासनकाल और उनके संरक्षण में हुआ था। सोचिए, गुफा संख्या 16 और 17 तो अपने अद्भुत भित्ति चित्रों मतलब म्यूरल्स के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। हाँ, लाजवाब है वो। उनमें जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन के दृश्यों का जो चित्रण है वो आज भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। निश्चित रूप से इन गुफाओं के वास्तुकला, उनकी मूर्ति कला और विशेषकर उनकी चित्रकारी भारतीय कला के शिखर का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन विशिष्ट और कलात्मक रूप से सबसे समृद्ध गुफाओं का निर्माण वाकाटकों के संरक्षण में होना, ये उनकी कलात्मक रुचि, उनकी उदारता और उनकी सांस्कृतिक दृष्टि का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये उनकी एक ऐसी स्थायी विरासत है जो 1500 साल बाद भी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के कला प्रेमियों, इतिहासकारों और पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है और उस युग की कलात्मक प्रतिभा और समृद्धि की कहानी कहती है। ये शायद वाकाटकों का सबसे दर्शनीय और अमिट योगदान है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो वाकाटक राजवंश सातवाहनों के पतन के बाद और चालुक्यों के उदय से पहले लगभग 3री सदी से 6ठी सदी ईस्वी तक दक्कन के पठार पर एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। गुप्तों के साथ उनका रणनीतिक और पारिवारिक गठबंधन उस युग की राजनीति को समझने के लिए जरूरी है। साहित्य के क्षेत्र में प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं को उनका संरक्षण और राजाओं का स्वयं कवि होना उल्लेखनीय है। बिल्कुल। और कला के क्षेत्र में विशेषकर अजंता की कुछ सबसे शानदार गुफाओं के निर्माण और अलंकरण में उनका अमूल्य योगदान उन्हें भारतीय इतिहास में एक खास और सम्मानजनक स्थान दिलाता है। बिल्कुल सही कहा। अक्सर जब हम भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग की बात करते हैं तो हमारा ध्यान उत्तर भारत के गुप्त साम्राज्य पर ही केंद्रित हो जाता है और दक्कन में उसी समय फल फूल रहे वाकाटकों जैसे राजवंशों को उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती। हाँ, ये बात है। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों से साफ जाहिर होता है, दक्कन के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में और साथ ही साहित्य और कला के विकास में उनकी भूमिका बहुत अहम और निर्विवाद थी। वे राजनीतिक शक्ति और गहरी सांस्कृतिक अभिरुचि के एक बड़े ही दिलचस्प और प्रभावशाली संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्रीय शक्तियों के योगदान से मिलकर बना है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार, सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि स्रोत बताते हैं वाकाटक नरेश स्वयं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, शिव और विष्णु की पूजा करते थे, वैदिक यज्ञ करवाते थे। हाँ। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि उन्होंने न सिर्फ प्राकृत और संस्कृत साहित्य को बल्कि अजंता में बौद्ध धर्म से जुड़ी कला, विहार और चैत्य गुफाएं, बुद्ध के जीवन के चित्रण को भी भरपूर संरक्षण दिया। ये एक दिलचस्प पहलू है। हाँ, तो ये तथ्य उनके युग की धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये उस दौर की सहिष्णुता, विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और उनके बीच होने वाले सकारात्मक आदान प्रदान का संकेत है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।